पहले के वीडियोस में हमने देखा कि प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट कैसे किसी अभिक्रिया के मध्यवर्तियों जैसे कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और मुक्त मूलकों यानी फ्री रेडिकल्स के स्थायित्व को प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि कार्ब धनायन और मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या प्लस आई समूह उन्हें स्थायी बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज जैसे कार्ब ऋणायन तब स्थायी होते हैं जब हम उनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी माइनस आई समूह जोड़ते हैं। तो चलिए इस जानकारी के आधार पर अब कुछ प्रश्न हल करते हैं जिनमें हम कुछ मध्यवर्तियों के इंटरमीडिएट्स के स्थायित्व का निर्धारण करेंगे। तो पहले प्रश्न में हमें सबसे कम स्थायी मूलक की फ्री रेडिकल की पहचान करनी है। अब हम फ्री रेडिकल्स के बारे में क्या जानते हैं? तो फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन न्यून यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। इसमें कार्बन परमाणु के चारों ओर लगभग 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह इसे स्थायी करने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये वैद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हैं यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं जो सिग्मा आबंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को आकर्षित करते हैं और ये माइनस आई प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से किसका माइनस आई प्रभाव सबसे अधिक होगा, और इसका जवाब है सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व का, क्योंकि इसकी साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो असल में माइनस आई प्रभाव है क्या? ये सिग्मा आबंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचने की प्रक्रिया है। तो फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव सबसे अधिक होगा। और अगर फ्लोरीन मुक्त मूलक से इलेक्ट्रॉन घनत्व को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो क्या मुक्त मूलक स्थायी रहेगा? नहीं, क्योंकि मुक्त मूलक को स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व की जरूरत होती है, जबकि यहाँ ये तीनों तत्व उससे इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच रहे हैं। तो जिस समूह का माइनस आई प्रभाव सबसे कम होगा वह फ्री रेडिकल को अन्य समूहों की तुलना में सबसे कम अस्थायी करेगा। अब चूंकि माइनस आई प्रभाव इस क्रम में है, इसलिए सबसे स्थायी मुक्त मूलक तीसरा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें यहाँ सबसे कम स्थायी मुक्त मूलक की पहचान करनी है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है विकल्प ए। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सबसे स्थायी कार्ब ऋणायन की, कार्ब एनायन की पहचान करनी है। अब याद करें कि कार्ब ऋणायन क्या होता है। यह एक मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट है जिस पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। इस कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यह एक इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज तो है ही, इस पर ऋणात्मक आवेश भी है। तो स्थायी होने के लिए इसे अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटानी होगी, दान करनी होगी। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ इसके आसपास एल्किल समूह उपस्थित हैं जो मूलतः इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक मेथिल समूह ले लें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए यह आबंधों के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है और इस प्रकार यह अधिक इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व को उस रिंग या श्रृंखला में धकेलता है जिससे ये जुड़ा होता है। इसलिए यह प्लस आई प्रभाव का प्रदर्शन करता है। अब दूसरे विकल्प को देखें। इसमें रिंग से जुड़े कार्बन पर एक और मेथिल समूह जुड़ा है, तो मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को इस मिथिलीन समूह पर धकेलता है और इसकी प्रवृत्ति भी इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलने की होती है, जिससे कुल मिलाकर यहाँ पर प्लस आई प्रभाव और भी अधिक मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और प्लस आई प्रभाव जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व सिग्मा आबंधों के माध्यम से धकेला जाएगा।
चलिए अब अपने तीसरे विकल्प को देखते हैं। तो इसमें प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक होता है, लेकिन ध्यान दें कि कार्ब ऋणायन में पहले से ही बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो अब अगर इसे और अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व दे दिया जाए तो क्या यह स्थायी हो सकता है? नहीं, इसलिए ये सभी कार्ब ऋणायन अस्थायी होंगे। लेकिन अगर हमें इनमें से सबसे अधिक स्थायी को चुनना है तो हम उसे चुनेंगे जो सबसे कम अस्थायी होगा। अब चूंकि मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव सबसे कम है, इसलिए यह कार्ब ऋणायन को सबसे कम अस्थायी करेगा और इसलिए यह कार्ब ऋणायन सबसे अधिक स्थायी होगा। अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हमें दिए गए कार्ब ऋणायनों को स्थायित्व के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो क्यों ना इस वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार आप इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब साथ में मिलकर इस सवाल को देखते हैं। तो कार्ब ऋणायन या कार्ब एनायन इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं और इन्हें स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व छोड़ना होगा। तो ये सिग्मा आबंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलना चाहेंगे। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों यानी माइनस आई प्रभाव वाले समूहों के आसपास रहना पसंद करेंगे, है ना। तो यदि हम अपने पहले विकल्प को देखें तो इसमें NO2 समूह है जो माइनस आई प्रभाव का प्रदर्शन करता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है। जबकि दूसरे मामले में यहाँ एल्किल समूह मौजूद है जो सिग्मा आबंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है जो कार्ब एनायन को अस्थायी करता है। और तीसरे विकल्प में O- का प्रबल प्लस आई प्रभाव है जो कार्ब ऋणायन को और भी अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रदान करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि OH समूह का तो माइनस आई प्रभाव होता है, तो O- का प्लस आई प्रभाव क्यों है? ये अभी भी O ही है ना। ये अभी भी विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो OH समूह के मामले में वैद्युत ऋणात्मक O परमाणु सिग्मा आबंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचता है और इसका एक माइनस आई प्रभाव होता है। लेकिन जब O- कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो इसमें पहले से ही बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलने की प्रवृत्ति रखता है और इसलिए O- का प्रभाव प्लस आई प्रभाव होता है। यदि यह कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता या मेथिल समूह से जुड़ा होता तो हम ये नहीं कह रहे कि मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव नहीं दिखाएगा, ऐसा होगा, लेकिन O- का प्रभाव भी प्लस आई प्रभाव होगा। अब चूंकि इस पर ऋणात्मक आवेश है इसलिए O- समूह इस दिशा में अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व धकेलता है, इसलिए मेथिल समूह की तुलना में इसका प्लस आई प्रभाव अधिक मजबूत होता है। ये बहुत रोचक है कि कैसे OH समूह आमतौर पर माइनस आई प्रभाव दिखाता है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश लगा देते हैं ये सिग्मा आबंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलना चाहता है और प्लस आई समूह बन जाता है। तो हम देखते हैं कि NO2 समूह माइनस आई प्रभाव दिखाता है, CH3 का प्रभाव प्लस आई प्रभाव है और O- का प्रभाव प्रबल प्लस आई प्रभाव है। और हम यहाँ कार्ब एनायंस की, कार्ब ऋणायन की बात कर रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि इनके पास इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो। तो इसलिए हमारा पहला ऋणायन सबसे अधिक स्थायी होगा, उससे कम स्थायी होगा हमारा दूसरा और सबसे कम स्थायी ऋणायन हमारा तीसरा ऋणायन है।